हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। तो आज हमारा पार्ट 2 सीरीज़ है मॉक टेस्ट के लिए। एंड कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक किया है, आज हम 21 से स्टार्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो द 21st क्वेश्चन सेज कि which of the following disputes come under the exclusive original jurisdiction of the Supreme Court of India? जब भी आप क्वेश्चन रीड करो तब बहुत केयरफुली उसको रीड करो, एवरी वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। यूपीएससी ऐसे ही कोई भी वर्ड या कोई भी स्टेट सर्विसेज की एग्जाम ऐसे ही कोई भी वर्ड नहीं डालती, एवरी वर्ड हैज़ सम मीनिंग, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स कम अंडर द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? One is violation of the fundamental rights. 2, election of the president and vice president. 3, election of members of parliament. 4, interstate water disputes. तो इसमें से कौन सी एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है और कोई भी ये नहीं, कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर सकता, ठीक है। पहले इंस्टेंस पे द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब डायरेक्टली आप पहले ही उसकी ये कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है 1 and 2, 2 ओनली, 1, 2 and 3 एंड 1, 3 and 4। तो वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए इसके बारे में और आंसर बताइए मुझे। तो आंसर है बी, 2 ओनली, मतलब सिर्फ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इट हैज़ ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी विथ रिगार्ड्स टू डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। अभी जो फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन है, मतलब वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, सेंस दैट एंड जो सिटीजन है कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट नेसेसरी बाय द वे ऑफ अपील। However, writ jurisdiction of the Supreme Court is not exclusive. The High Courts are also empowered to issue writs for enforcement of fundamental rights. What does it mean? It means when the fundamental rights of a citizen are violated, the citizen has the option of moving either to the High Court or the Supreme Court directly, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन 1 रॉन्ग है। तो ऑप्शन अगर 1 आपको पता है रॉन्ग है तो 1, 1, 1 आपको डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से राइट आंसर मिल रहा है, जो है बी। स्टेटमेंट नंबर 3 क्यों रॉन्ग है वो एक बार देख लेते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इंक्लूड डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इंक्लूड्स डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 4 क्यों रॉन्ग है? इंटरस्टेट वाटर, द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन ये नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं एक्सटेंड होता है। इंटरस्टेट वाटर मैटर्स रिफर्ड टू द फाइनेंस कमीशन, adjustment of certain expenses and pensions between center and states, and ordinary dispute of commercial nature between center and states. तो आंसर है इसका 21st का बी, ठीक है। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। क्या बोलता है स्टेटमेंट नंबर 1? इट इज़ एन इनोवेटिव पार्लियामेंट्री टूल with its origin in the rules of procedure of Lok Sabha to resolve the legislative deadlock. Joint sitting of the parliament के बारे में पूछा है। It is an innovative parliamentary tool with its origin in the rules of procedure of Lok Sabha to resolve the legislative deadlock. Second statement बोलता है it is presided over by the speaker of the Lok Sabha and in his absence by the chairman of Rajya Sabha, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? न्यू अमेंडमेंट्स कैनॉट बी प्रपोज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस टू द बिल एट अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 3 ओनली एंड नन। तो वीडियो पॉज कीजिए और मेरे को आंसर बताइए।
इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका आंसर है डी ओनली, मतलब नन। क्यों नन है? पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? जॉइंट सीटिंग इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी मशीनरी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 108 में। ठीक है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा में नहीं आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है आर्टिकल 108 में, टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ओवर अ पैसेज ऑफ बिल। A deadlock is deemed to have taken place under any of the following three situations after bill has been passed by one house and transmitted to other. ये कौन से तीन situations है? If the bill is rejected by the other house, if the houses have finally agreed to the new amendments made to the bill, or if more than 6 months have elapsed from the date of receipts of the bill by other house without the bill being passed by it. ठीक है, 6 महीने तक हो गए बिल रिसीव किए बट कुछ कर नहीं रहे, पास विदाउट बीइंग पास्ड बाय इट। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट इसके लिए रॉन्ग है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं आता, ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 108 टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये हुआ पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? इट इज प्रेसाइडेड ओवर स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड हिज अब्सेंस बाय द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये रॉन्ग है। क्यों? The Speaker of the Lok Sabha presides over a joint sitting of two houses, बराबर है, and the Deputy Speaker in his absence, Chairman absence में नहीं, Deputy Speaker in his absence. If the Deputy Speaker is also absent from the joint sitting, the Deputy Chairman of the Rajya Sabha presides. Deputy Chairman preside करता है, but Chairman preside नहीं करता है. If he is also absent, such other person as may be determined by the members of the present and joint sitting presides over the meeting. ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सीटिंग एज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, ध्यान रखना, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग एज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट. वेरी नाइस, सुपर्ब सुपर्ब. ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 and 2 तो रॉन्ग है, ठीक है, बट थर्ड क्यों रॉन्ग है? न्यू अमेंडमेंट्स कैनॉट बी प्रपोज्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज टू द बिल एट जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. अब क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है कि एक जॉइंट सीटिंग्स में न्यू अमेंडमेंट्स टू द बिल कैनॉट बी प्रपोज्ड एक्सेप्ट इन 2 cases. Those amendments have caused final disagreement between the houses and those amendments that have become necessary due to the delay in passage of the bill. The Constitution has specified that a joint sitting, new amendments to the bill cannot be proposed in except in 2 cases. ये except 2 cases में joint sitting में नहीं, मतलब exception है उसमें भी. और यहाँ पे लिखा है अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, एवरी वर्ड हैज सम मीनिंग्स. ओके, तो आंसर इज डी, नन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. विथ रेफरेंस टू द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द members elected to the metropolitan planning committee are chosen from panchayats and municipalities within that metropolitan area. पहला स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? डेवलपमेंट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी शुड बी सेंट टू द यूनियन गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल. ठीक है, तो A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ एंड D नन. क्या आंसर? आप पॉज कीजिए वीडियो या सोचिए इसके बारे में और मेरे को बताइए. तो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं इसमें. जो एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, इट शैल हैव अ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान. ठीक है, द स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग: द कॉम्पोजिशन ऑफ सच कमिटीज, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ सच कमिटीज, द रिप्रेजेंटेशन इन सच कमिटीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, the function of such committees in relation to the planning and coordination of the metropolitan area, the manner of election of chairpersons of such committee,
that lays down that 2/3 of the members of the Metropolitan Planning Committee should be elected by the elected members of the municipalities and the chairperson of the panchayat in the metropolitan area from amongst themselves. क्या करता है, क्या बोलता है? The act lays down that 2/3 of the members of a metropolitan planning committee MPC should be elected by the elected members of the municipalities and chairpersons of the panchayat in the metropolitan area from amongst themselves. इसके लिए स्टेटमेंट वन राइट है. क्या क्यों राइट है? स्टेटमेंट वन क्या बोलता है? मेंबर्स इलेक्टेड टू द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी आर चूजन फ्रॉम द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज विद इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया. ओके, 100% राइट. अब सेकेंड स्टेटमेंट जरा पढ़ लेते हैं. The representation of these members in the committee should be in proportion to the ratio between the population of the municipalities and the panchayats in that metropolitan area. The chairperson of such committees shall forward the development plan to the state government. कौन किसको भेजेगा? The chairperson of such committees shall forward the development plan to the state government. And यहाँ पे क्या लिखा है? Should be sent to the union government. नहीं, इसके लिए statement 2 wrong है. In preparing the draft of the development plan, a metropolitan planning committee shall have regard to क्या क्या ध्यान में रखेंगे? Plans prepared by municipalities and panchayats in metropolitan area, matters of common interest between municipalities and panchayats, including coordinated spatial planning of the area, sharing of water, other physical and natural resources, overall objectives of the priorities set by the government of India and the government of the state, the extent and nature of investments to be made in metropolitan area by agencies of government of India and government of the states are other available resources whether financial or otherwise, and other available resources whether financial or otherwise. Consult such institutions and organizations as governor may specify. So इसका आंसर क्या है? ए आंसर है वन ओनली, बिकॉज ओनली वन इज राइट, because the development plans are put forward to the state and not to the center or the union. Let's go to the 24th question. Okay, UPSC का favorite, money bill. Which of the following statement is not correct about the money bill? कौन सी इसमें statement is not correct? हमेशा ध्यान रखना, ये not और ये सब क्या है ना, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, तो हम लोग उसको है ना यूजुअली है ना एस्केप कर देते, तो इसको ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़े. It deals with matters of receipt of money on account of the public account of India or the custody or issue of such money. A. Second statement क्या बोलता है? It cannot be introduced without the recommendation of the president. C क्या बोलता है? Its defeat in the Lok Sabha leads to the resignation of the government. और D क्या बोलता है? The president is a final authority on certification of a bill as a money bill. The which of the following is not correct? मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रॉन्ग है? सोचिए और मुझे बताइए. अब इसको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानते हैं. क्या है इसका बैकग्राउंड? आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स. ठीक है, 110th आर्टिकल जो होता है वो डेफिनेशन ये करता है, definition of the money bill. It states that a bill deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters. All or any of the following matters: imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax, regulation of borrowing of money by the union government, custody of the consolidated fund of India or the contingency fund of India, the payment of the money into or the withdrawal of money from any such fund, the appropriation of money out of the consolidated fund of India, declaration of any expenditure charged on the consolidated fund of India or increasing the amount of any such expenditure. ठीक है, the receipt of money on account of the consolidated fund of India or the public account of India or the custody or issue of such money और द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन और ऑफ स्टेट. ठीक है, इसमें आता है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट हो जाता है. इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड, इट कैनॉट, मतलब स्टेटमेंट 2 भी राइट है.
इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब स्टेटमेंट 3 भी राइट है. तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट 4 रॉन्ग है. बट स्टेटमेंट 4 क्यों रॉन्ग है? द प्रेसिडेंट इज अ फाइनल अथॉरिटी ऑन सर्टिफिकेशन ऑफ अ बिल एज मनी बिल. इज इट राइट? ठीक है. इफ एनी, इट इज रॉन्ग. Why is it wrong? If any question arises whether a bill is a money bill or not, the decision of the Speaker of the Lok Sabha is final. His decision in this regard cannot be questioned in any court of law or in the either house of the parliament or even the president. ठीक है. तो आंसर इज डी. 25th देख लेते हैं. With reference to the members of the Rajya Sabha, consider the following statements. The Constitution has adopted territorial representation for Rajya Sabha. Okay. Second statement बोलता है the number of members to be elected from each state has been fixed by the 4th schedule of the Constitution of India. Third statement क्या बोलता है? President nominates some members from the Anglo-Indian community if the community is not adequately represented. ठीक है. तो ये कौन सा क्वेश्चन है? 25th. 1 and 2, 2 only, 1 and 3 या 1, 2 and 3? बताइए. पॉज कीजिए वीडियो, मेरे को बताइए. तो इसका आंसर क्या है? देख लेते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर राज्यसभा. क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे कुछ अडॉप्ट किया है? नहीं. रॉन्ग. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द केस ऑफ राज्यसभा. इट हैज़ नॉट प्रिफर्ड द सेम सिस्टम इन द लोकसभा. ठीक है. टेरिटोरियल नहीं, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किया है. ठीक है. इट हैज़ adopted territorial representation for election of members of Lok Sabha. Territorial is for Lok Sabha and proportional is for Rajya Sabha. Always remember. ठीक है. तो फर्स्ट इज रॉन्ग. तो क्या हम किसे एलिमिनेट कर सकते हैं? हम तीनों को एलिमिनेट करके स्ट्रेट अवे राइट आंसर पे आ सकते हैं. ए, सी एंड डी तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे और 20 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन है. द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट has been fixed by the 4th schedule of the Constitution of India. Very right. The number of members to be elected is fixed by the 4th schedule of the Constitution. Right. Second is right. Third statement क्यों wrong है बताए. देखते हैं. The president nominates some members from the Anglo-Indian community if the community is not adequately represented. ठीक है. पहली बात तो अभी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो अमेंडमेंट हुआ था 104 शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें से एंग्लो इंडियन को तो निकाल ही दिया है पहली बात, और SC/STs का 10 साल तक बढ़ा दिया है इसमें. तो एंग्लो इंडियंस को तो नॉमिनेट कर ही नहीं सकते अभी फ़िलहाल, क्योंकि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है. ये अभी की बात है. बट वैसे क्यों नहीं निकाल सकते? वैसे क्यों ये रॉन्ग है? द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा from people who have special knowledge and practical experience in art, literature, science, social service. एंड अगर लोकसभा की बात करें तो प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट करता है? 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ़ द कम्युनिटी इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड. तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है. तो डायरेक्टली आंसर आता है बी. ठीक है. अब 26th क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल आइटम्स आर प्लेस्ड विद इन द प्रीव्यू of panchayats as per the 11th schedule. 11th schedule के हिसाब से 11th schedule क्या है? ठीक है.
पंचायत बराबर। तो क्या है, क्या क्या चीज़ पंचायत के प्रीव्यू में रखी गई है? रूरल हाउसिंग, वोकेशनल एजुकेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है सी, ऑल ऑफ द अबव आर इन द प्रीव्यू ऑफ पंचायत एज पर द 11 शेड्यूल्स। क्यों, क्या है? अभी थोड़ा सा बात करते हैं। 11 शेड्यूल क्या कंटेन करता है? 29 आइटम्स के आसपास ये होता है पंच विद इन द प्रीव्यू ऑफ पंचायत। अब क्या है, थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, रूरल हाउसिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, पीडीएस। और माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर शेड डेवलपमेंट, animal husbandry, dairying and poultry, fishes, social forestry, small industries, khadi, rural housing, drinking water, fuel and fodder, roads, rural electrification, non-conventional energy resources, poverty elevation program, education including primary and secondary schools, technical, ये सारे इंक्लूडेड, लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज़, मार्केट एंड फेयर्स, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, पीडीएस, ये सारे इंक्लूड होते हैं प्रीव्यू ऑफ पंचायत एज पर द 11th शेड्यूल। ठीक है, तो आंसर है सी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। 26 हो गया। 27 देखते। आज हम सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं पहले। ठीक है। विथ रेफरेंस टू ग्राम सभा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It is a body consisting all adult residents of a village comprised within the area of पंचायत of the village। ठीक है, विथ रेफरेंस टू ग्राम सभा पूछा है, ग्राम सभा पूछा है। इट इज़ अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल अडल्ट रेसिडेंट्स ऑफ अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। सेकेंड, ये क्या बोलते हैं स्टेटमेंट? इट्स मैंडेट एंड फंक्शंस आर डिसाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत। ऑप्शंस 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। तो क्या लगता है, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वाई इज इट रॉन्ग? क्यों? ग्राम सभा होती है जो फाउंडेशन ऑफ द पंचायत राज सिस्टम होती है। ठीक है, और उसकी बॉडी किस कंसिस्ट करती है? पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्ट्रोल रोल्स ऑफ अ विलेज कंप्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल। ठीक है, अडल्ट रेसिडेंट्स नहीं, अडल्ट रेसिडेंट्स नहीं। इट इज़ अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड इन द इलेक्ट्रोल रोल्स ऑफ द विलेज। ठीक है, विद इन द एरिया ऑफ पंचायत एट विलेज लेवल। इसके लिए स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। अब स्टेटमेंट नंबर 2 क्यों रॉन्ग है? स्टेटमेंट नंबर 2 बोलते हैं इट्स मैंडेट एंड फंक्शंस आर डिसाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत। नो, इट में एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एट विलेज लेवल एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट डिटरमाइंस। जो स्टेट लेजिस्लेचर है उस हिसाब से उनके उनके फंक्शंस डिसाइड होते हैं। Hence, statement 2 is wrong. Village means a village specified by the governor by public notification to be a village for this purpose. ठीक है, गवर्नर नोटिफाई करता है वो विलेज, इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ विलेज सो स्पेसिफाइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबाउ। कोई भी राइट नहीं है इसमें। ठीक है,
28th क्वेश्चन पे आते हैं. विद रेफरेंस टू द अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अपीलेट ज्यूरिडिक्शन मतलब नीचे से ऊपर, मतलब अपील करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. ठीक है. With reference to the appellate jurisdiction of the Supreme Court to grant special leave, consider the following statements. It is a discretionary power of the Supreme Court. It is applicable in all the constitutional, civil as well as criminal matters. It can be granted against any court or tribunal in the country. Which of the following are correct? 1, 1 and 2, 1 and 3, या 2 and 3. Okay, tell me. अब थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं कि स्पेशल लीव एग्जैक्टली है क्या. आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट इज अथोराइज टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री. ठीक है. क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज्ड है टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन स्पेशल लीव to appeal from any judgment in any matter passed by any court or any tribunal in the country but except military tribunal and court martial. इसके छोड़ के सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज करता है, ग्रांट करता है इसके डिस्क्रिशन की आप अपील कर सकते हो. स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर किसके अंडर? आर्टिकल 136. It is a discretionary power and hence cannot be claimed as a matter of right. इसके लिए स्टेटमेंट 1 इज राइट. अरे वाह, ये तो पूरा शेर बन गया. इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. एंड हेंस इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट. ध्यान रखना, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट. आप कल उठ के ये नहीं बोल सकते मेरा राइट टू हैव अ स्पेशल लीव. नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. इट इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब सेकंड क्या बोलता है? इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर. ठीक है. तो इट मे बी रिलेटेड टू एनी मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, एडवोकेट्स, एनीथिंग. तो स्टेटमेंट 2 इज राइट. इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री. इट एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री नहीं, हमने पहली बात की थी. इट कैन बी मिलिट्री कोर्ट में नहीं कर सकते. तो इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड नॉट नेसेसरी अगेंस्ट हाई कोर्ट. ठीक है. ज़रूरी नहीं है सिर्फ हाई कोर्ट, मिलिट्री एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट. तो इसका स्कोप कैसा है? इज़ वाइड एंड इट वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट विथ प्लेनरी jurisdiction to hear appeals. On the exercise of this power, Supreme Court itself held that being an exceptional and overriding power, it has to be exercised sparingly and with caution and only in special extraordinary situations. Beyond that, it is not possible to fetter the exercise of this power by any set formula or rule. हेंस ऑप्शन कौन से राइट है? ऑप्शन 1 and 2, मतलब बी 1 and 2, क्योंकि थर्ड इज रॉन्ग. ठीक है. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज कैन बी रिकग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस माइट कम इन द एग्जाम. नेशनल पार्टी को रिलेटेड आजकल बहुत ज़्यादा मतलब करंट में चल रहा है नेशनल पार्टी. तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट. विल सी द बैकग्राउंड एज वेल. ठीक है. तो अ पार्टी दैट इज रिकग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी इन 3 स्टेट. स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है अ पार्टी दैट विन 6 सीट्स इन द लोकसभा विद कैंडिडेट्स फ्रॉम 6 डिफरेंट स्टेट्स. तीसरा स्टेटमेंट बोलता है अ पार्टी दैट सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन 4 स्टेट्स in the Lok Sabha election and wins 5 seats in Lok Sabha.
एंड फोर्थ स्टेटमेंट बोलता है अ पार्टी दैट विंस 2 seats ईच इन 4 states एट अ जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दो स्टेट्स। अब आप बताइए इसमें से कौन सा राइट है। ओके, तो a party is recognized as a national party if any of the following conditions are fulfilled। कौन से following conditions are fulfilled होते हैं? If it secures 6% of valid votes polled in any 4 or more states at a general election to Lok Sabha or to the Legislative Assembly, and in addition it wins 4 seats in the Lok Sabha from any state or states। ठीक है। सेकेंड बोलता है इफ इट विंस 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा एट अ जनरल इलेक्शन। क्या बोलता है? इफ इट विंस 2% ऑफ सीट इन लोकसभा एट जनरल इलेक्शन एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 states। ठीक है। 2% ऑफ सीट अगर लोकसभा के जनरल इलेक्शन में ये आते हैं वो पार्टी की कितने 2% ऑफ द सीट्स एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 states। 3 स्टेट से कैंडिडेट्स अगर इलेक्टेड होते हैं तो इट इज़ कॉल्ड अ नेशनल पार्टी। और एक ये है कि इफ़ इट इज़ रिकग्नाइज एज स्टेट पार्टी इन 4 states, अगर एक कोई स्टेट पार्टी इन 4 states उसको इलेक्ट करते तो रिकग्नाइज करते तो इट इज़ रिकग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा? अ पार्टी दैट सिक्योर्स 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन 4 states, जैसे हमने पहले बात किया था, इन लोकसभा इलेक्शन एंड विंस 5 seats इन लोकसभा। तो 4 seats या 4 से ज़्यादा सीट्स मिले तो 5 seats मिला लोकसभा में, तो ऑप्शन वुड बी सी। 29 इज सी। 30th देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंटर स्टेट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is permanent institution to effect coordination between states and between center and states। Okay, second statement बोलता है it is established by President of India। Okay, third statement बोलता है being a constitutional body its decisions are binding in nature। ठीक है। तो 1 and 2, 1 and 3, 2 only and 2 and 3। ठीक है। बताइए मुझे आंसर क्या है।
तो क्या बोलता है आर्टिकल 263, ध्यान रखना, contemplates the establishment of interstate council to effect coordination between states and between center and states. ठीक है, आर्टिकल 263, ठीक है, स्ट्रेट अवे ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी क्या बोलता है, द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश सच काउंसिल इफ एट एनी टाइम इट अपियर्स टू हिम दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व्ड बाय इट्स एस्टैब्लिशमेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये सही टाइम है उनको इंटरस्टेट काउंसिल को बना के, ताकि पब्लिक को सर्व हो सके, मतलब चीज़ें और सिंपल हो सके पब्लिक के लिए, ठीक है, तब वो बना सकते हैं। He can define the nature of duties to be performed by such a council and its organization and procedure. Thus, it is not permanent institution, rather an ad hoc one. Ad hoc मतलब जो एक specific cause के लिए बने जाते हैं और फिर वो cause ख़त्म होने के बाद उनको बोलते हैं पहली फुर्सत में, ठीक है। Even though President is empowered to define the duties of an interstate council, Article 263 specifies that the duties can be assigned to it in following manner: inquiring into and advising upon disputes which may arise between states, investigating and discussing subjects in which states or the center and the states have a common interest, making recommendation upon any subject, and particularly for the better coordination of policy and action on it. The council can deal with any controversy, whether legal or non-legal, but its function is advisory, unlike that of court which gives a binding decision, ठीक है। उसका ये क्या है, advisory in nature है, ठीक है। Hence statement 3 is wrong. First interstate council was established in pursuance of the recommendation of Sarkaria Commission by the Janata Dal government headed by VP Singh in 1990. First interstate council was established in pursuance of the recommendation of the Sarkaria Commission, ध्यान रखना, ठीक है, 1990 में। तो इसका आंसर क्या है, आंसर क्या है बताइए, आंसर क्या है, सी इज़ द आंसर, ओनली 2 इज़ राइट, ओके, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम 10 ही क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके वी विल कंप्लीट इट, डोंट वरी, दिस इज़ I will complete it and I will complete your other subjects as well. थोड़ा हम ध्यान रखेंगे कि हर चीज़ थोड़ी करके उसको complete की जाए, ठीक है। And guys, please subscribe to my channel if you like my video, and please hit the like button if you like the video. Okay, thank you so much. See you soon.